बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर वेक्टर स्पेस के ऊपर है। वेक्टर स्पेस का एक थ्योरम हमने प्रूव करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेक्टर स्पेस की कुछ डायमेंशन होती है और बेसिस होती है और कुछ डायमेंशन होती है। तो ये स्टेटमेंट इसकी है, एनी टू बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी हैज़ द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। बेसिस हम डेफिनेशन से जानते हैं कि किसी सेट की बेसिस जो है वो क्या होती हैं। उन बेसिस सेट के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। अब जैसे कि आपके सामने है कि कोई सी दो बेसिस, जैसे एक वेक्टर स्पेस की मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, लेकिन उन बेसिस के जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होती है और वही सेम तादाद जो है आपके पास उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बनती है। तो यहाँ पे जो इस स्टेटमेंट का मकसद है वो ये है कि डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की फ़िक्स होती है, यानी कि एनी टू बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि जितनी भी बेसिस एक वक्त में, इन जनरल आप इसे कह सकते हैं कि एक वक्त में आपके वेक्टर स्पेस की जितनी भी बेसिस होती हैं, बेसिस सेट्स होंगे, उन सब के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी, यानी कि डायमेंशन आपके वेक्टर स्पेस की हमेशा फिक्स रहती है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ आपके पास है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ बेसिस इज़ इंश्योर्ड। अब एक जैसे मैंने पिछले अपने लेक्चर में जिससे पहले मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आप एक थ्योरम कराया था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस या एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। सबसे पहले तो हमने इस थ्योरम के अंदर ये मेक श्योर करना है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। तो जैसे उसमें दो केसेस थे और वो उसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया, तो यूँ समझे कि वो जो पिछला थ्योरम पिछले लेक्चर में है वो इसका हिस्सा है। पहले आपने वो इसके अंदर डालना है कि आपने पहले ये प्रूफ करना है कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को प्रूफ करने के बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अब आपने ये शो करना है कि बेसिस की एग्जिस्टेंस तो शो हो गई, अब आपने ये शो करना है कि इसकी अगर हम एक से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट करती हैं तो उन सब के एलिमेंट्स जो हैं, उन बेसिस के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स की तादाद उनमें सेम होती है। इसके लिए हम, क्योंकि आपके पास ये थ्योरम जो है ये एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़, ये इस तरह से भी आ सकता है, ऑल द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम contains the same number of elements, all the basis of the finite dimensional vector space have the same number of elements भी आ सकता है, all के साथ भी आ सकता है या any टू के साथ भी आ सकता है। तो ये जनरल, दोनों ही जनरल तरीके हैं। एनी टू के साथ जो है वो आपको कंप्लीट जो है इसको आप ऑल बेसिस भी के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्टेटमेंट में आप ये कह सकते हैं ऑल द बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वो अगर ऑल के साथ ये स्टेटमेंट आ जाए तो भी आप इसे इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जिस तरीके से मैं अब आपको प्रूफ कराऊंगी। आप इसमें देखें कि उसने क्या है कि लेट करें कि हम दो बेसिस सपोज करते हैं, बेसिस सेट एक एस है और एक टी है। ये दोनों सेट्स जो हैं आपके पास वेक्टर स्पेस के सबसेट्स हैं और ये दोनों जो हैं हम ये कहते हैं कि एट अ टाइम ये दोनों बेसिस हैं। अब मैंने जानबूझ के इसमें स्टार्ट में हमने क्या किया कि हमने दोनों के एलिमेंट्स की तादाद मुख्तलिफ ले ली। आगे जाके हम यही क्लेम करेंगे कि ये एन और एम जो हैं ये दोनों बराबर हैं। हमारा टारगेट यही है कि यानी कि अगर ये दोनों बेसिस हैं तो बेसिस में एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। इसके लिए फॉर द स्टार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के बिल्कुल जो प्रूफ करना है उससे ऑपोजिट चलेंगे और आगे जाके कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट होगी और फिर ये प्रूव करेगा कि एन कभी भी एम से ग्रेटर नहीं हो सकता। सिमिलरली हम दूसरे केस में ये लेट करेंगे कि एम जो है वो ग्रेटर है एन से, वो उस केस में भी कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करेंगे। तो ये दोनों केसेस जो है कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करेंगे जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा ना एम ग्रेटर है एन से ना एन ग्रेटर है एम से, और एक ही चांस बचता है कि एम जो है वो एन के बराबर है, यानी कि दोनों सेटों के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर है। तो देखते हैं हमने स्टार्ट कैसे किया कि अगर हम ये सपोज़ कर लें कि एन जो है वो एम से बड़ा है, यानी कि एस के एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा है और एम टी के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो कम है। तो उसके बाद ये देखें उसने क्या किया है। अगर आप एक एलिमेंट उठाएं वेक्टर स्पेस से और देखिए बेसिस तो हम दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, एस भी इस वक्त बेस है और टी भी इस वक्त बेस है, लेकिन अगर हम एक वक्त में ये सपोज़ करें कि टी बेसिस है तो बेसिस की एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, बेसिस सेट की डेफिनेशन क्या है। बेसिस सेट की डेफिनेशन ये है कि आपका बेसिस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे होते हैं। वेक्टर स्पेस को स्पैन करने का मतलब ये है कि इन्हीं के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका वेक्टर स्पेस बनता है। और इसको दूसरे एंगल से इस तरह भी देखा जा सकता है
कि आपके वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जो है जो आप उठाते हैं वो बेसिकली टी के, अगर टी बेसिस है तो टी के ही एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, या वेक्टर स्पेस के का हर एलिमेंट बेसिस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसको मॉडिफाइड फॉर्म ये है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी वेक्टर स्पेस में से एक एलिमेंट उठाया। अब ये एलिमेंट जो आपने उठाया इसके ऊपर गौर करेंगे, आपने कोई भी रैंडमली एलिमेंट नहीं उठाया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप टी को इस वक्त बेसिस कंसिडर कर रहे हैं, और जो वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट उठा रहे हैं वो कोई और एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये एलिमेंट उठा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आपका वी के अंदर से ही है, एस भी वी के अंदर से ही है और टी भी आपका वी के अंदर से ही आप ले लिया हुआ है। तो इस वक्त आप जब ये कहते हैं कि टी बेसिस है वी की, तो इसका मतलब है टी के एलिमेंट्स वी के हर एलिमेंट को स्पैन कर रहे हैं। तो ये भी तो वी के एलिमेंट है, v1 अप टू vn। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीज़, ये जितने वीज़ आपके पास लिखे हुए ये सारे वीज़ भी इन्हीं टी के एलिमेंट से स्पैन हो रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगी, v1 को मैंने स्पैन करवाया इस बेसिस, इस वक्त एक वक्त में हम एक ही सेट को बेसिस कंसिडर कर रहे हैं, वैसे तो ये दोनों ही बेसिस हैं, लेकिन अगर हम एक वक्त में टी को बेसिस कंसिडर करें तो वी के एलिमेंट्स टी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं। इस वक्त आपके पास A11 AIJ जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं, ये तमाम AIJs जो हैं ये आपने फील्ड से उठाए हैं, ये स्केलर्स हैं आपके पास। अच्छा जी, तो आपने क्या किया, पहला एलिमेंट यहाँ से उठाया और उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा है कि हमने कोई रैंडमली स्केलर्स जैसे हम नॉर्मली उठाते होते हैं, अल्फ़ा 1 किया, W1 कर दिया, यहाँ उसने अल्फ़ास की फॉर्म में स्केलर्स नहीं उठाए, यहाँ उसने स्केलर्स उठाए हैं एस की फॉर्म में और उनके डबल सबस्क्रिप्ट डाले हैं, क्योंकि बाद में जाके हमने इन्हीं स्केलर्स की हेल्प से मैट्रिसेस इक्वेशंस बनानी है। तो इसलिए अब इनको आपने इस पॉइंट पे ये याद करने वाला पॉइंट है, ये उसने कैसे बनाया, ये आप इस चीज़ को याद रखें, उसने कैसे इसको बनाया है। उसने इन इक्वेशंस, इस स्केलर्स के कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को कैसे सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कोफिशिएंट है इन तमाम स्केलर्स का वो 1 फिक्स है और वो मैच कर रहा है इस v1 के सबस्क्रिप्ट से, और जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट है आपका एज का वो वेरी कर रहा है, ये देखिए 1 2 अप टू m, ये वेरी कर रहा है और ये वैसे ही वेरी कर रहा है जैसे कि w के कोफिशिएंट वेरी कर रहे हैं। तो आपके जो स्केलर्स हैं एज, उनके फर्स्ट कोफिशिएंट बिल्कुल मैच कर रहा है आपके w's के कोफिशिएंट से, और जो सेकंड कोफिशिएंट है वो आपका फिक्स है और वो मैच कर रहा है v के कोफिशिएंट से, सॉरी v के कोफिशिएंट से कह रही हूँ, v के सबस्क्रिप्ट से। तो आपने ए का सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो w के सबस्क्रिप्ट से मैच कर रहा है, और जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो w के सबस्क्रिप्ट से मैच कर रहा है, और जो सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट है वो मैच कर रहा है v के सबस्क्रिप्ट से। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मद्देनज़र रखना है कि आपने जो स्केलर सेलेक्ट किए हैं उनके कोफिशिएंट्स, उनके सबस्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपने कैसे रखने हैं, इस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद सिमिलरली हम v2 को लिखेंगे ऐसे ही इन w's के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और अप टू vn को हम भी लिखें, vn तक हम जाएंगे और इन तमाम वेक्टर्स को जो s के एलिमेंट्स हैं उन तमाम को हम v's के लीनियर कॉम्बिनेशन, t के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। ये देखिए आपके सामने, पहले हमने v1 को लिखा, इसके बाद हमने v2 को लिखा, अप टू ये करते करते सिलसिला vn तक गया और सबको मैंने w's के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। इसमें अगेन सेम पैटर्न है, v2 का जो कोफिशिएंट आपके सामने है a इसका सेकंड कोफिशिएंट मैच कर रहा है v के कोफिशिएंट से, और जो फर्स्ट कोफिशिएंट बोल दिया, सबस्क्रिप्ट जो है वो मैच कर रहा है v के सबस्क्रिप्ट से, और जो a का सबस्क्रिप्ट है वो जो उसका फर्स्ट वाला सबस्क्रिप्ट है वो w के सबस्क्रिप्ट से मैच कर रहा है। अगेन यही सिलसिला चलेगा और यही सिलसिला चलेगा आपका vn तक। अब आपके पास ये कितनी इक्वेशंस हो गई, आपके पास v1 से लेकर vn तक ये n इक्वेशंस हैं। अब आप ये देखिए कि आपने सपोज़ किया हुआ है n इज़ ग्रेटर देन m, ये सपोज़ किया हुआ है, आपके पास n इक्वेशंस हैं और आपके पास वेरिएबल्स, इसमें अगर आप इसमें वो डालते हैं, ये देखिए आपके पास n इक्वेशंस की तादाद जो है वो n बन गई। अब n आपने चूँकि कहा हुआ है कि ग्रेटर है m से, ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी। इसके साथ ही करस्पॉन्डिंगली आपने क्या किया, आपने कुछ और इक्वेशंस बनाई
ये इक्वेशंस कैसे बनाई है आपने बनानी है m इक्वेशंस और इसमें अननोन रखने हैं n अननोन। ये चीज़ याद रखें, जो आपके पास छोटा नंबर है m आपका लेस है n से, जो छोटा नंबर है उतनी आपने इक्वेशंस बनानी है और जो बड़ा नंबर है उतने आपने वेरिएबल्स उसके अंदर रखने हैं। ये देखिए जो नया सिस्टम आपके पास बनता है, इसमें हर इक्वेशन में आपके पास, जो ऊपर वाला सिस्टम था उसमें n इक्वेशंस थी और हर इक्वेशन के अंदर m अननोन थे। अगर आप इन कॉन्स्टेंट्स को, अल्फाज को आप अननोन मानती हैं तो हर इक्वेशन में आपके पास कितने कॉन्स्टेंट्स थे, आपके पास कांस्टेंट कम थे और इक्वेशंस आपके पास ज़्यादा थी। या आप अगर इसमें डब्ल्यूज़ को मान लेते हैं कि डब्ल्यूज़ वेक्टर्स हमें नहीं पता और हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास इक्वेशंस की तादाद ज़्यादा थी और आपके पास अननोन वेक्टर्स, ये जो डब्ल्यूज़ की फॉर्म में थे, ये आपके पास कम थे। तो इस तरह की इक्वेशंस तो सॉल्वेबल होती हैं और बड़े आराम से आप उसमें से इन डब्ल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब आपने जो इसके करस्पॉन्डिंगली एक और सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम में आपने m इक्वेशंस यानी कि इक्वेशंस कम बनानी है और अननोन ज़्यादा डालने हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि आपने कितनी इक्वेशंस बनाई हैं a11 से, और कोफिशिएंट्स वैसे ही रखें, a11 से am1 तक गए। तो इसका मतलब है वर्टिकली अगर हम जाएँ तो ये इक्वेशंस जो हैं आप m इक्वेशंस आपने बनाई हैं और हर इक्वेशन के अंदर n अननोन आपने डाले हैं, यानी कि x1 से लेकर xn तक जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सब अननोन हैं। आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास वेरिएबल्स या अननोन्स ज़्यादा हो गए और आपके पास इक्वेशंस कम हो गई, जबकि ऊपर आपके पास और सिस्टम है, वहाँ आपके पास इक्वेशन ज़्यादा हैं और अननोन्स डब्ल्यूज़ की फॉर्म में आपके पास कम हैं। अब सिंस आपने ये कहा हुआ है कि m चूँकि आपका कम है, द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। अब हम ये पहले से जानते हैं, जब हम ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस का सिस्टम है, ये आपने होमोजीनियस इक्वेशंस बनाई हैं। ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस बनाई हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के सोल्यूशन में हम जानते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हों, अननोन ज़्यादा हों और आपके पास इक्वेशंस कम हों, तो फिर जब भी सोल्यूशन निकलता है तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकलता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन से। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन ये है कि आपके पास डिपेंडेंट, इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप इसके अंदर से x की वैल्यूज़ निकालेंगी तो वो किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो इस केस में आपके पास डिपेंडेंट सोल्यूशन निकलेगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इंडिपेंडेंट सोल्यूशन में आपके पास तमाम x की वैल्यूज़ ज़ीरो निकल जाती हैं। लेकिन जब हम डिपेंडेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो यानी कि जितने भी x हैं, x1 से लेकर xn तक, ये तमाम x जो हैं किसी एक x पे डिपेंड कर रहे होंगे। डिपेंडेंट सोल्यूशन जब भी निकलता है तो फिर जैसे हमने डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उस डेफिनेशन में ये होता है कि आपका कम से कम एक आंसर नॉन ज़ीरो ज़रूर निकल आता। तो यहाँ पे भी वो डिपेंडेंट वाला सीन है। आप ये कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आंसर निकालते हैं, आपका आंसर x1 का आंसर अल्फ़ा1, x2 का आंसर अल्फ़ा2 और xn का आंसर अल्फ़ाn निकलता है। तो ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो कम से कम इनमें से कोई हेयर सम अल्फ़ा i इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब ये बात याद रखिएगा, इसका बस आपने ये याद रखना है कि जब भी हम होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उसमें नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कम हों और अननोन ज़्यादा हों, तो उसका आंसर हमेशा डिपेंडेंट निकलता है, डिपेंडेंट सोल्यूशन निकलता है। और डिपेंडेंट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कम से कम किसी एक अननोन का आंसर नॉन ज़ीरो ज़रूर है। तो इसका मतलब है, हो सकता है वो अननोन x1 हो सकता है वह अननोन x2 हो जिसका आंसर नॉन ज़ीरो है। तो कम से कम कोई एक आपका नॉन ज़ीरो आंसर ज़रूर देगा। इसमें आपने क्या किया, अगर आप ये सपोज़ कर लेते हैं इन सब के आंसर जो हैं वो अल्फ़ास में हैं, तो वापस आप जाएं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपने खुद सेलेक्ट किया था, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप इन अल्फ़ास को जाके x1, x2 अप टू xn की जगह इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉलोइंग आपके पास बन जाता है। ये देखें, आपके पास आपने वही जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऊपर था उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x की वैल्यूज़ पुट की, तो वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास जो है वो फॉर्म होके इस तरह से आ जाता है। जहाँ जहाँ x थे वहाँ वहाँ आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या करें, आप इसमें बस आपने जो याद रखना है वो ये याद रखना है, अगेन जो आपने स्केलर्स यहाँ पे लेट किए हुए हैं वो स्केलर्स आपने याद रखने हैं कि आपने किस तरह से, किस तरतीब से वो स्केलर्स आपने यहाँ पे फ़िक्स किए हुए हैं। इसमें अगर आप देखें
तो इसमें आपको स्केलर्स के कौन से कोफिशिएंट अल्फ़ा से मैच कर रहे हैं और कौन से कोफिशिएंट ऊपर एक्स से मैच कर रहे हैं, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जैसे हमने वीज़ की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हुए ख्याल रखा था। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ ये करना है कि पहली इक्वेशन को जाना है, इस इक्वेशन को जाके W1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को जाके W2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब टू लास्ट इक्वेशन को जाके WM से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इस स्टेज पे अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये इक्वेशंस m तादाद में हमने क्यों बनाई। m तादाद में बनाने का मकसद ही ये था कि m इक्वेशंस होंगी तो हर इक्वेशन को जाकर w से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने w's हैं तादाद में उतनी ही मैंने इक्वेशंस बनाई, क्योंकि हर इक्वेशन को मैंने जाके करस्पॉन्डिंग w से मल्टीप्लाई करना है। पहले को W1 से, दूसरे को W2 से और लास्ट वाले को करते करते WM से मल्टीप्लाई किया और लेफ़्ट हैंड साइड को इन इक्वेशंस की लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया, जो रीफॉर्म होकर आपके पास ये शक्ल आ जाती है, और राइट हैंड साइड को ऐड करके आपके पास ज़ीरो आता है। अब इन इक्वेशंस में से अगर आप देखें तो इन इक्वेशंस में अगर आप ब्रैकेट खोलें, पहली इक्वेशन की ब्रैकेट खोली और मल्टीप्लाई किया W1 से, तो आप ये देख रहे हैं कि हर ब्रैकेट की फ़र्स्ट टर्म में आपको अल्फ़ा 1 जो है वो कॉमन नज़र आ रहा है। अल्फ़ा 1 क्या है? अल्फ़ा 1 भी कोई ना कोई स्केलर है। और आप क्या करें, अब आप इसको रीफॉर्म करें, रीफॉर्म करके आप अल्फ़ा 1 को हर टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास A11 W1, इसी तरह से आपके पास A21 W2 और लास्ट में आपके पास AM1 WM बन जाता है। अब आपने पहले क्या था, पहले W's बाहर निकले हुए थे, अब आपने अल्फ़ाज़ को कॉमन निकाल लिया। अल्फ़ाज़ को कॉमन निकालने के बाद आप ये देखें, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? A11 W1, ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है, इसी तरह से ये लास्ट ब्रैकेट है। अगर मैं आपको पीछे जाके दोबारा दिखाऊं कि इसका आंसर जो है, ये पहली ब्रैकेट का आंसर जो है वो V1 हमारे पास बनता है और लास्ट ब्रैकेट का आंसर हमारे पास VN बनता है। तो मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं A11 W1, A21 W1 और AM1 WM, ये इन सबको सम अप करके आपके पास V1 आता था। तो इसी तरह से आपके पास V2 हमने बनाया, अप टू VN हमने बनाया, उन सब की वैल्यूज़ जो है वहाँ जाके ये देखिए आपके पास ये जो पहली ब्रैकेट है, अभी जैसे मैंने दिखाया, ये V1 है और लास्ट वाली ब्रैकेट जो है आपके पास VN है। अब ऐसे लग रहा है जैसे आपके पास V1 का लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी V's हैं, V's वेक्टर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है। अब ये V वेक्टर्स कहाँ से हैं? ये V वेक्टर्स जो हैं आपके W में से हैं, सॉरी S में से हैं, V1 V2 अप टू VN। ये आपका S वेक्टर हम पहले ही क्लेम कर चुके हैं कि ये हमने लिया है बेसिस वेक्टर। अब बेसिस के अंदर जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो तमाम के तमाम लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जब आप उन्हें इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो जितने भी स्केलर्स हैं उन सब के आंसर ज़ीरो आएंगे। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि तमाम अल्फ़ाइज़ ज़ीरो हैं। लेकिन एक्चुअली में फैक्ट ये है, ऊपर जैसे कि हम कह चुके हैं कि ये यहाँ हम क्लेम कर चुके हैं सम अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ से रिज़ल्ट निकल रहा है कि अल्फ़ाइज़ जितने भी हैं तमाम अल्फ़ा ज़ीरो हैं, और ऊपर हम कह रहे हैं कि कम से कम एक अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन निकल आती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से निकली है क्योंकि हमने सपोज़ किया है m इज़ लेस दैन n। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस लेके चलूँ और मैं सपोज़ करूँ कि n इज़ लेस दैन m, और उसके मुताबिक जिस तरह से मैंने दोबारा से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाऊँ, ये क्वेश्चन दोबारा एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। इस केस को अगर मैं लेके चलती हूँ, यही क्वेश्चन सेम डिफरेंट, जैसे अब मैंने कोफिशिएंट रखे, जिस तरह से m और n के रिस्पेक्ट से मैंने कोफिशिएंट रखे, इसी क्वेश्चन को दोबारा से इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन आपने करना नहीं है, आपने यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है सिमिलरली यही क्वेश्चन दोबारा बनता है अगर हम m को n से ग्रेटर सपोज़ करते हैं और इसी तरह की हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आती है। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट करते हैं। तो पीछे एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आपका m जो है वो n के बराबर है। ये तमाम प्रॉब्लम तब आ रही है अगर मैं ये सपोज़ करूँ कि कोई से दो बेसिस के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब ये एक यूनिक वे है इस क्वेश्चन को करने का, ये दो बेसिस के लिए, लेकिन ये जनरली के लिए भी, यानी कि ऑल द बेसिस हैव द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है।